मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। न्यूट्रिएंट मीडिया पे क्या हो गया, कैसे हो गया, एम्पिसिलिन प्लेट पर, टेट्रासाइक्लिन प्लेट पर ये नहीं ग्रो कर पा रहा है, ये ग्रो कर पा रहा है, ब्लू व्हाइट सिलेक्शन क्या होता है, सब चीजें आपस में कंफ्यूज कर देती है। आज हम इस वीडियो के अंदर दोनों सिलेक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे। रिकॉम्बिनेंस को एंड नॉन रिकॉम्बिनेंस को एंटीबायोटिक सिलेक्शन से कैसे किया जाता है एंड ब्लू व्हाइट कॉलोनी फॉर्मेशन से कैसे किया जाता है, दोनों चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, देखेंगे कैसे क्या हो रहा है। सो अब जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले विद द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर डालते हैं। जब वैसे सिंपली ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कोई भी फॉरेन डीएनए को अपने अंदर ले लेना, ट्रांसफॉर्मेशन। सो जब भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमारे होस्ट सेल में डाला जाता है, विच इज ए बैक्टीरिया इन यूजुअल केसेस, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों यहाँ पर हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्यों बोला? क्योंकि हम बात बायोटेक्नोलॉजी की कर रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी इज ऑल अबाउट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सो इसीलिए यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिखा हुआ है। बट अदरवाइज ऑल्सो कोई भी, इवन अगर डीएनए रिकॉम्बिनेंट नहीं भी है, अगर वो सेल के अंदर चला जाता है, फॉरेन डीएनए इनटू अनदर सेल, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? अब इसमें हमारे जो प्रोसेस है बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही ये टॉपिक मैं समझा रही हूँ। सो वेक्टर यूज होगा प्लाज्मिड, सेल्स को कंपिटेंट बनाया जाएगा। सेल्स कंपिटेंट बनाना मतलब वो नेचुरली एबल नहीं है फॉरेन से किसी भी डीएनए को लेने में, हमें उसे बनाना पड़ेगा एबल कि वो फॉरेन डीएनए जो है अपने सराउंडिंग मीडिया से पिक कर पाए बाय कैल्शियम क्लोराइड एंड हीट शॉक मेथड। कैल्शियम क्लोराइड हीट शॉक मेथड, तुम्हें पता है हमारे पास कुछ डीएनए ट्रांसफर मेथड्स हैं, पूरा लिस्ट ऑफ डीएनए ट्रांसफर मेथड्स हैं, उनमें से एक मेथड होता है कैल्शियम क्लोराइड एंड हीट शॉक मेथड। इससे हम सेल्स को कंपिटेंट बनाएंगे सो दैट बाहर से फॉरेन जो डीएनए है वो पिक कर ले हमारा सेल और हमारे सेल्स के अंदर वो डीएनए चला जाए। उसके बाद जो सेल्स प्लाज्मिड ले लेते हैं उन्हें हम ट्रांसफॉर्मेंट बोलते हैं। क्या ले लेते हैं बेटा? ट्रांसफॉर्मेंट। प्लाज्मिड तुम्हें पता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इन अ प्रोकैरियोटिक सेल इज योर प्लाज्मिड। जो भी सेल्स प्लाज्मिड ले लेंगे उन्हें हम ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे। इस लाइन के ऊपर पूरा फोकस दो। जो भी सेल्स प्लाज्मिड ले लेंगे, हमें नहीं पता उस प्लाज्मिड के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है, जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लाज्मिड के साथ लाइगेट हुआ है या नहीं है, हमें नहीं पता। उसी की सिलेक्शन का ही तो प्रोसेस आज हम समझेंगे कि हमारे प्लाज्मिड के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट गया है या नहीं गया है। बट अगर प्लाज्मिड फिर भी किसी भी इकोलाई के अंदर चला गया, उस इकोलाई को हम उस केस में ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे। क्लियर? सो ट्रांसफॉर्मेंट तो वो इकोलाई बन गया, बट अगर वो प्लाज्मिड अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला लेगा देन इकोलाई रिकॉम्बिनेंट भी बन जाएगा। बहुत माइनर डिफरेंस बच्चों को लगता है कि है ट्रांसफॉर्मेंट एंड रिकॉम्बिनेंट में, बट बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर खाली सिंपल प्लाज्मिड गया विदाउट एनी जीन ऑफ इंटरेस्ट देन दैट प्लाज्मिड इज जस्ट, मतलब हम उस इकोलाई को जस्ट ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे, बट नॉन रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं गया है। अगर इकोलाई के अंदर प्लाज्मिड विद जीन ऑफ इंटरेस्ट चला गया, अब हम उस इकोलाई सेल को ट्रांसफॉर्मेंट प्लस रिकॉम्बिनेंट बोलेंगे। क्लियर? अब सो ये लाइन एजर्शन रीजन लाइन नीट ट्रैप है। एजर्शन रीजन में ये बड़ा अच्छे से क्वेश्चन, एक बड़ा ब्यूटीफुल प्यारा सा क्वेश्चन बन सकता है कि एवरी रिकॉम्बिनेंट सेल इज ए ट्रांसफॉर्मेंट, कि अगर एक सेल रिकॉम्बिनेंट है तो वो ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्मेंट तो है ही। रिकॉम्बिनेंट सेल मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट चला गया है, जीन ऑफ इंटरेस्ट गया कैसे? प्लाज्मिड के थ्रू, तो वो सेल ट्रांसफॉर्मेंट तो बना ही है। बट एवरी ट्रांसफॉर्मेंट इज नॉट ए रिकॉम्बिनेंट, बट हर एक ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है इकोलाई के अंदर प्लाज्मिड ही नहीं गया, एक चांस है इकोलाई के अंदर प्लाज्मिड चला गया बट उसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं गया। एक पॉसिबिलिटी है कि इकोलाई के अंदर प्लाज्मिड चला गया,
along with the gene of interest. अब ये तो है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ये है ट्रांसफॉर्मेंट बट नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये है ट्रांसफॉर्मेंट एंड रिकॉम्बिनेंट। तो अगर कोई भी सेल रिकॉम्बिनेंट है तो वो ट्रांसफॉर्मेंट होगा ही होगा, बट अगर कोई भी सेल अगर कोई भी सेल रिकॉम्बिनेंट है तो वो ट्रांसफॉर्मेंट होगा ही होगा, बट अगर कोई भी सेल अगर ट्रांसफॉर्मेंट है तो वो जरूरी नहीं है रिकॉम्बिनेंट हो। ट्रांसफॉर्मेंट सेल रिकॉम्बिनेंट भी हो सकता है एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट भी हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट नीट लाइन जो तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम कर सकती है। अब ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या होगा, जैसे कि अभी हमने बताया ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या होगा, पॉसिबिलिटीज क्या क्या जनरेट होती हैं। कुछ बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड ही नहीं गया, जिसके अंदर प्लाज्मिड ही नहीं गया वो तो है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, और कुछ बैक्टीरिया के अंदर नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड चला गया, मतलब प्लाज्मिड इंटैक्ट चला गया बट प्लाज्मिड के अंदर अभी जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं था, वो वाला प्लाज्मिड गया है, तो ये बन गया ट्रांसफॉर्मेंट बट नॉन रिकॉम्बिनेंट। और कुछ के अंदर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड चला गया तो इसे हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट एंड रिकॉम्बिनेंट। यही तीन पॉसिबिलिटीज ड्रॉ कर सकते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप इनको आपस में सेपरेट करेंगे, क्योंकि एट लास्ट हमारी बायोटेक्नोलॉजी के लिए वी वांट दीज रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स, ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये क्या था, रिकॉम्बिनेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से सेपरेट आउट करेंगे, जिससे ये इन दोनों से अलग हो जाएगा। उसके बाद हम रिकॉम्बिनेंट की नॉन रिकॉम्बिनेंट के साथ सेपरेशन करेंगे, देन उनसे हमारे पास फाइनली ये वाला अचीव हो जाएगा। सो फर्स्ट वी विल डू द सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट एंड देन वी विल डू द सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स। सो वी आर स्टार्टिंग विद द सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट। तो ये हमारे पास एक प्लाज्मिड है PBr322, प्लाज्मिड बॉलिवर रोड्रिगेज, दो साइंटिस्ट के नाम थे, 322 उनका नंबर है, सीरियल नंबर है। इस प्लाज्मिड के पास दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट्स हैं, एक है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और एक है टेट्रासाइक्लिन के लिए। एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन आर टू एंटीबायोटिक्स, बट ये प्लाज्मिड ना तो एम्पिसिलिन मीडिया में डेड होगा ना ही टेट्रासाइक्लिन मीडिया में डेड होगा, क्योंकि इस प्लाज्मिड के पास दोनों एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। रेजिस्टेंस मतलब ये उन एंटीबायोटिक्स को रेजिस्ट कर रहा है, उनका इफेक्ट इस प्लाज्मिड को कुछ नहीं कर सकता। रेजिस्टेंस है, सो एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन का PBr322 को कोई असर नहीं होगा। दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसके पास बेटा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट है। अब यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट्स भी हैं, क्योंकि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट हम डालेंगे वो हम इन्हीं साइट्स में डालेंगे, तभी तो सिलेक्शन हो पाएगा, अदरवाइज सिलेक्शन ही नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक नोट कर लो वेक्टर का, वेक्टर के पास सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। सेलेक्टेबल मार्कर मतलब वो पॉइंट, वो कुछ ऐसा जिससे हम रिकॉम्बिनेंस एंड नॉन रिकॉम्बिनेंस, ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। नाउ एट दिस पॉइंट पे योर फुल अटेंशन, आई वांट योर 100% अटेंशन ऑन माय स्क्रीन। सी, हमारे पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट है। मैं रैंडमली चूज कर रही हूँ, मैंने चूज किया कि BAM-H1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करके मैंने टेट्रासाइक्लिन वाली साइट को कट कर दिया। ऐसे कट किया कि यहां पर मैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दूंगी। मैं अपना क्या डाल दूंगी, जीन ऑफ इंटरेस्ट। जब मैंने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाली साइट पर जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट तो डैमेज हो चुकी है। दैट मीन्स दिस प्लाज्मिड जो इनिशियली टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट था, अब जब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट डैमेज हो चुकी है तो क्या अब भी ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट होगा? नहीं होगा। नाउ दिस प्लाज्मिड इज नो मोर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। अब इसके पास सिर्फ एक ही एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस है और वो है एम्पिसिलिन के लिए, नॉट फॉर द टेट्रासाइक्लिन।
तो ये हमारे पास PBr322 है। 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट है। जब इसके पास अंदर कुछ इंसर्ट नहीं गया, जब मैंने इसके अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, लेट्स से टेट्रासाइक्लिन वाली साइट पे डाल दिया, तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस डैमेज हो चुकी है साइट, ये जीन जो है, और जिसकी वजह से अब टेट्रासाइक्लिन इस PBr322 को अटैक कर सकती है। 2 पॉसिबिलिटीज है प्लाज्मिड की। एक, प्लाज्मिड के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट चला गया। दूसरी है, प्लाज्मिड के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं गया। जब प्लाज्मिड के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट चला गया तब हम उसे बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट। बस यही तुम्हें समझ में आना चाहिए। यही समझ आ गया तो आगे का पूरा कुछ नहीं है, बिल्कुल आराम से समझ में आएगा। अगर प्लाज्मिड के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट चला गया तो हम उसे बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट। अगर प्लाज्मिड के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं गया तो हम उससे बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्लियर? अब हम इसको इकोलाई के अंदर डालेंगे, बिकॉज इकोलाई इज योर होस्ट एंड इन दिस केस इकोलाई इज द बेस्ट होस्ट। क्योंकि नेचुरली इकोलाई के अंदर प्लाज्मिड नहीं है, तो नेचुरली इकोलाई के पास किसी भी एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट साइट नहीं है। तो एक चीज हमें समझ में आती है कि अगर इकोलाई के अंदर प्लाज्मिड जाएगा तभी उसके पास रेजिस्टेंट साइट आएगी, अदरवाइज इकोलाई के पास खुद के पास कोई रेजिस्टेंट साइट नहीं है। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे? सिलेक्शन। अब हमने क्या किया, इकोलाई के अंदर ये सारा कुछ सब कुछ मिक्स कर दिया कि जिसने जिधर जाना है जाओ। अब जब हमने इकोलाई को रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट के साथ मिक्स किया, किसी किसी इकोलाई का मूड नहीं था कि मैं कुछ भी लूं, तो किसी किसी इकोलाई ने कोई प्लाज्मिड पिक ही नहीं किया। किसी किसी ने वो वाला प्लाज्मिड पिक कर लिया जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं था, दैट मीन्स नॉन रिकॉम्बिनेंट। और कोई कोई इकोलाई पिक करेगा वो वाला प्लाज्मिड जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट है, रिकॉम्बिनेंट। तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वो इकोलाई जिसने वो कोई भी प्लाज्मिड पिक ही नहीं किया। ट्रांसफॉर्मेंट बट नॉन रिकॉम्बिनेंट वो वाला प्लाज्मिड पिक किया जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं था। ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट वो वाला प्लाज्मिड पिक किया जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट था। क्लियर? अब हमने सेपरेशन करनी है इसकी इन दोनों से, ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। कैसे करेंगे? सिंपल है, जस्ट लुक एट मी। हम कैसे करेंगे, जो बेटा इकोलाई है इसके पास ना ही एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है ना ही टेट्रासाइक्लिन, तो हम क्या करते हैं, इस पूरे मीडियम को हम ग्रो कर देते हैं एंटीबायोटिक साइट में। राइट? किस में ग्रो कर देते हैं? एंटीबायोटिक, उसमें एंटीबायोटिक वाले मीडियम में। क्योंकि हमें नहीं पता इन दोनों में से फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में से किसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट गया है, तो हम यहां पर अभी टेट्रासाइक्लिन यूज नहीं कर रहे, क्योंकि हमें इतना पता है कि तीनों में से अगर किसी के अंदर भी जो चीज प्रेजेंट है वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस तो है। ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड रिकॉम्बिनेंट दोनों के पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है, क्योंकि एम्पिसिलिन को हमने छेड़ा ही नहीं है। बट जिस इकोलाई के अंदर कोई प्लाज्मिड गया ही नहीं है, नेचुरली इकोलाई के पास कोई रेजिस्टेंस साइट है ही नहीं, तो ये वाला एम्पिसिलिन वाले मीडियम पर ग्रो नहीं करेगा। तो जब जैसे ही हम इन तीनों को एक प्लेट के ऊपर ग्रो करेंगे विद द एम्पिसिलिन इन इट, तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो नहीं करेगा, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट ग्रो करेगा, ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट भी ग्रो करेगा, क्योंकि इन दोनों के पास प्लाज्मिड गया है अंदर, ट्रांसफॉर्मेंट है क्योंकि, तो ये दोनों के पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट है। तो ऐसे हमने ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को सेपरेट आउट कर लिया। अब बारी है नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड रिकॉम्बिनेंट को सेपरेट करने की। अब सिंपल, आई थिंक आधे से ज्यादा लोग समझ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे बेटा इनको टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम पे ग्रो करो। टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम पर वो ग्रो करेगा जिसका टेट्रासाइक्लिन जो है वो डैमेज नहीं हुआ। किसका डैमेज नहीं हुआ? जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं गया है। तो एक हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट, एक है ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट। जब हमने इसको टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम पर ग्रो किया तो बेटा ये ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट चला गया। जब इसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट चला गया तो टेट्रासाइक्लिन वाली साइड डैमेज हो गई, बट इसकी नहीं हुई।
तो ऐसे हमने रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को भी ग्रो कर लिया, राइट। सो इस तरीके से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट्स को यूज करके हम ट्रांसफरमेंट, नॉन ट्रांसफरमेंट, रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट को सेपरेट आउट कर सकते हैं। बट जो ये टेक्निक है ना, इसको मतलब ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक है, क्योंकि कभी इकोलाई को हम एक प्लेट पे ग्रो कर रहे हैं, कभी इकोलाई को दूसरी प्लेट पे ग्रो कर रहे हैं, हर प्लेट का रेप्लिका बनाएंगे, क्योंकि सेकंड प्लेट में तो हमारा रिकॉम्बिनेंट डेड हो चुका है, तो उसे टेट्रासाइक्लिन से ट्रीट करने से पहले हम उस प्लेट का रेप्लिका बनाएंगे, सेम पोजीशन पर बनाएंगे, फिर हम देखेंगे कि यहाँ वाला डेड हो चुका है, तो दूसरे रेप्लिका प्लेट से वही एरिया से हम अपना रिकॉम्बिनेंट वाला सेपरेट आउट करेंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये थोड़ा सा टीडियस है, तो इसको हमने रिप्लेस किया, हम मतलब एक और मेथड लेकर आए सिलेक्शन का, जिसे बोलते हैं ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग, जो इससे कम हेक्टिक है, कम टीडियस है, इजी है, अंडरस्टैंड करना भी इजी है, यू नो। सो ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग में हम यूज करेंगे PUC8 नामक प्लाज्मिड। वहां कौन सा यूज किया था एंटीबायोटिक में, PBr322। यहां हम यूज कर रहे हैं PUC8। PUC8 बड़ा इजी है हैंडल करना और टाइम कंज्यूमिंग भी कम है, क्योंकि इसके पास ज्यादा कुछ नहीं है। इसके पास 2 साइट्स हैं, कौन कौन सी, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट, क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट चाहिए हमें ट्रांसफरमेंट एंड नॉन ट्रांसफरमेंट को सेपरेट आउट करने के लिए, और एक जीन है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के लिए, विच इज LAC-Z जीन। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें लैक ऑपेरॉन पढ़ाया है, उसमें हमने किया है इकोलाई के लैक ऑपेरॉन के पास 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं, ZYA, जिसमें Y बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है, सॉरी Z जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है, ZY परमिएज बनाता है, A एस्ट्रॉन्स एसिटाइलेज बनाता है। सेम LAC-Z जीन है, याद रखना बहुत आसान है। LAC-Z जीन यहां पर भी क्या बना रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, इंटैक्ट LAC-Z जीन। अगर LAC-Z जीन को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे, डैमेज कर देंगे, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनना बंद हो जाएगा। तो जब LAC-Z जीन इंटैक्ट है, तब ये बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या कर सकता है, ये एक्स-गैल एक सबस्ट्रेट है, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है। जब ये प्रोडक्ट बनाएगा, ये एक्स-गैल व्हाइट कलर का है, बट जब ये ब्रेक होकर प्रोडक्ट बनाएगा, वो प्रोडक्ट बनेगा ब्लू कलर का। समझे, सिंपल यही चीज एक मेन जो है याद रखनी है की, उसके बाद पूरा समझ में आ जाएगा। एक्स-गाल को जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज ब्रेक करेगा, तो ये एक प्रोडक्ट बनाएगा, वो प्रोडक्ट बनेगा ब्लू कलर का। तो जो कॉलोनीज बनेंगी जिसके अंदर ये प्लाज्मिड है, उसकी कॉलोनीज पहले व्हाइट कलर की थी, बट बीटा गैलेक्टोसाइडेज की वजह से अब ब्लू कलर की बननी शुरू हो जाएंगी। तो अगर ब्लू कलर की कॉलोनीज आ रही हैं, तो मतलब LAC-Z जीन इंटैक्ट है, कोई डैमेज उसको नहीं हुआ। अगर व्हाइट कलर की कॉलोनीज आ रही हैं, तो मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बन रहा, LAC-Z जीन डैमेज हो गया, तो जिसकी वजह से एक्स-गैल प्रोडक्ट नहीं बना पा रहा। एक्स-गैल इज व्हाइट इन कलर, व्हाइट ही कॉलोनीज आ रही हैं, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को यूज करके अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट LAC-Z साइट पर डाल देंगे, राइट। फिर से 3 पॉसिबिलिटीज है। एक तो है कि इकोलाई के अंदर, हमारे बैक्टीरिया के अंदर ये प्लाज्मिड ही नहीं गया, नॉन ट्रांसफरमेंट। एक पॉसिबिलिटी है प्लाज्मिड चला गया, बट प्लाज्मिड के अंदर LAC-Z जीन इंटैक्ट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं गया, तो उसके अंदर LAC-Z जीन इंटैक्ट है, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा। इसके अंदर हमारा प्लाज्मिड चला गया अलोंग विद द जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो हमारा LAC-Z जीन डैमेज हो चुका है। अब आई थिंक 99% स्टूडेंट समझ चुके हैं कि आगे क्या फ्लो जाने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक प्लेट के ऊपर ग्रो करेंगे, जिसमें एम्पिसिलिन भी है एंड एक्स-गैल सबस्ट्रेट भी है। 2 अलग अलग प्लेट्स की अब जरूरत नहीं है। जहां तो बेटा एम्पिसिलिन है, मतलब क्योंकि इस प्लेट के अंदर एम्पिसिलिन है, तो ये ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि इस बैक्टीरिया के पास तो प्लाज्मिड ही नहीं है। प्लाज्मिड नहीं है तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये तो गया। अब बचा एक्स-गैल सबस्ट्रेट। अब हमारे पास इसकी कोई कॉलोनी नहीं बनेगी। अब 2 तरह की कॉलोनीज बनेंगी, एक ब्लू कलर की कॉलोनीज बनेंगी, एक व्हाइट कलर की कॉलोनीज बनेंगी। अब इनके अंदर
नॉन रिकॉम्बिनेंट के अंदर प्लाज्मिड के लैक जेड जीन में जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट नहीं हुआ, तभी तो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो ये बनाएगा ब्लू कलर की कॉलोनीज। यस, कौन से कलर की कॉलोनीज बनाएगा? ब्लू कलर की कॉलोनीज। वहीं पर जो ये वाला है ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट, इसका लैक जेड जीन डैमेज हो चुका है, जिस वजह से ये बनाएगा व्हाइट कलर की कॉलोनीज, क्योंकि एक्स गैल बीटा गैलेक्टोसाइडेज की प्रेजेंस में ही तो ब्लू कलर का प्रोडक्ट बना रहा है, बट इनका डैमेज हो चुका है, तो ये बनाएगा व्हाइट कलर की कॉलोनीज। हम इसको सेलेक्ट आउट कर लेंगे व्हाइट कलर की कॉलोनी वाला, बिकॉज वो ही हमारा रिकॉम्बिनेंट है। क्लियर? सो नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट्स ब्लू कलर्ड कॉलोनीज, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट्स व्हाइट कलर्ड कॉलोनीज। बस यही याद रखना है कि अगर तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट है तो वो व्हाइट कलर की कॉलोनीज बनाएगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट ब्लू कलर की कॉलोनीज बनाएगा। ये ही है तुम्हारी ब्लू व्हाइट सिलेक्शन। क्लियर? सो इजी ना? आई टोल्ड यू, एक बार अगर इसको अच्छे से समझ लिया फिर उसके बाद ये सुपर इजी है। और मैं ये भी श्योर हूं, तुम सिर्फ ये मेरी वीडियो सुन लो, इसके बाद तुम्हें रीड आउट करने की भी जरूरत नहीं है। इसी के बेसिस पर ही तुम अपना नीट में क्वेश्चन टिक कर पाओगे, इतना इजी है ये। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस 2 PYQs. The colonies of recombinant bacteria appear white in contrast to blue colonies of non-recombinant bacteria because of. अब ये क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ये कह रहे हैं कि जो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया की कॉलोनीज हैं वो व्हाइट कलर की दिखती हैं, जबकि ब्लू कॉलोनीज दिखती हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट की, बिकॉज हमें आंसर ब्लू कॉलोनीज के रिस्पेक्ट में देना है, व्हाइट के रिस्पेक्ट में नहीं देना है। तो ब्लू कॉलोनीज क्यों दिखती हैं? क्योंकि बेटा जी इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ इन अल्फा गैलेक्टोसाइडेज, पहली बात इट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाता। दिस इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन मतलब लैक जेड जीन के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट हुआ, जिसकी वजह से लैक जेड जीन जो है वो इनएक्टिवेट हो गया। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, तो ये गलत है। इनएक्टिवेशन तो है ही नहीं ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम की। नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया कंटेनिंग बीटा गैलेक्टोसाइडेज, यस दिस इज राइट। नॉन रिकॉम्बिनेंस की ब्लू कलर की कॉलोनीज क्यों आई? क्योंकि उनका जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाला जीन था वो इंटैक्ट है, उसके अंदर कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं गया है, इसीलिए वो एक्स गैल को कन्वर्ट कर रहा है ब्लू कलर के प्रोडक्ट में, जिस वजह से ब्लू कलर की कॉलोनीज अपीयर हो रही हैं। सो योर करेक्ट आंसर इज सी, अगेन अल्फा, सो इट इज रॉन्ग। नेक्स्ट, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग द एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड। जेनेटिक इंजीनियरिंग में एंटीबायोटिक्स को कैसे यूज किया जाता है? एज सेलेक्टेबल मार्कर्स। एंटीबायोटिक साइट्स को हम कैसे यूज करते हैं? एज सेलेक्टेबल मार्कर्स टू सेलेक्ट हेल्दी वेक्टर्स, नो। As sequences from where application starts to keep culture, no. So these are used as selectable markers. So A is the correct answer. So this is all about your topic selection of recombinants and non-recombinants by 2 methods, antibiotic method and insertional inactivation और blue white colonies. I hope सब पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है। इस टॉपिक को सुनने के बाद, इस वीडियो को सुनने के बाद तुम अच्छे खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, PYQs प्रैक्टिस करो और बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और अगर कोई भी डाउट है तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और मीनवाइल पढ़ते रहो एंड सब्सक्राइब बायोएज। थैंक यू।